हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज शुरू करने जा रहे हैं। एक बढ़िया सी प्रॉब्लम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में हीट ट्रांसफर टॉपिक की। जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर दिया है जिसकी रेडियस देख रहे हैं R2 है, और दूसरा इसके अंदर एक स्पेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैविटी है जिसकी रेडियस R1 दी हुई है। ये रेडियस R1 दी है, सेंटर O है, और इस कैविटी के अंदर आइस फिल्ड है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा लिखा है कैविटी इज फिल्ड विथ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेयर के बाहर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट, आपको पता करना है कि कितनी देर में आइस मेल्ट कर जाएगी, ये निकालना है। फाइंड द टाइम इन विच होल आइस विल मेल्ट। आपको इस मटेरियल, जो स्पेयर जिस मटेरियल बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी के दी हुई है। R1 से R2 रेडियल डिस्टेंस तक मटेरियल है। ये पूरा सॉलिड स्पेयर था R2 रेडियस का, जिसमें इनर कॉन्सेंट्रिक स्पेरिकल कैविटी की गई है R1 रेडियस की, उसमें आइस भर दी गई है। अब बात करते हैं सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स की, सॉल्यूशंस की। क्या क्या हम लोग सोच सकते हैं इसमें। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करें तो सबसे पहले सोचिए ये आइस मेल्ट क्यों करेगी। मेल्ट इसलिए करेगी क्योंकि अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देता हूँ, और बाहर का टेम्परेचर कोई T डिग्री सेंटीग्रेड। तो हीट चारों तरफ से रेडियली इन ऐसे आएगी, इस टाइप से। अब देखें तो हीट रेडियली इन आएगी। मैं हीट को अलग कलर से दिखाऊँ, रेड कलर से। तो देखिए हीट ऐसे रेडियली इन आएगी हर तरफ से, और ये हीट आ करके इसको मिलेगी आइस को। ये हीट ऐसे आएगी, हीट, ये हीट आके आइस को मिलेगी और आइस मेल्ट कर जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइस को मेल्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए। तो हीट रिक्वायर्ड हम चेक करेंगे। तो जो हीट रिक्वायर्ड Q वो होगा M इंटू एल। जो आइस का मास, एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आपको दी हुई है। M कितना होगा, क्योंकि पूरे सॉलिड स्पेरिकल कैविटी में भरी हुई है, तो उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ आइस 4/3 पाई R1 क्यूब, ये आइस का वॉल्यूम होगा, इंटू डेंसिटी ऑफ आइस, रो आई में लिख देता हूँ, रो आई इसको कर देता हूँ, डेंसिटी ऑफ आइस वॉल्यूम इंटू लेटेंट हीट। ये आपके पास एक पॉइंट आ गया कि इतनी हीट हमें चाहिए। अब बात करते हैं हीट कितनी देर में इतनी हीट मिल जाएगी, वो टाइम चाहिए मेल्ट करने के लिए। तो लेट सपोज हम मान लेते हैं बाहर से, आउटर पॉइंट से इनर पॉइंट तक हीट एक कांस्टेंट रेट से आ रही होगी। इसके आने का रेट होगा h, रेट रेट ऑफ हीट। जिस रेट से हीट आउटर एटमॉस्फेयर से आइस तक पहुंच रही होगी उसको h मान लिया। तो कहीं ना कहीं ये h जो है टोटल टाइम Q, जितनी हीट चाहिए अपॉन टाइम T जितना मेल्ट करने में लगा। तो यहाँ से हम चेक करेंगे, क्योंकि h होता है वॉट में, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, टोटल हीट रिक्वायर्ड अपॉन टाइम T। कांस्टेंट रेट हो तो मैं एवरेज के टर्म में भी लिख सकता हूँ। तो T की वैल्यू आएगी h अपॉन, T की वैल्यू सॉरी Q बाई h हो जाएगी। T की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे Q बाई h, Q अपॉन h। h है आउटर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से आइस की ओर हीट आने का रेट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट। और ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है आउटर एटमॉस्फेयर से इनर कैविटी की ओर आइस की ओर, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब H कैसे निकलेगा। H को अगर आपको पता हो तो H को हम थर्मल करंट के नाम से भी जानते हैं। H को, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो, इसको हम H को थर्मल करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थर्मल करंट, जो जस्ट लाइक ए पावर है जिसकी यूनिट वॉट होती है, इसकी यूनिट वॉट होगी। अब अगर थर्मल करंट निकालना है तो थर्मल करंट H कैसे आएगी। H होगा टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन RTH, थर्मल रेजिस्टेंस। तो इस स्पेरिकल कैविटी, मतलब अगर मैं यहाँ को एक पॉइंट बनाऊं इनर से लेकर के आउटर के बीच में, ये आउटर से इनर के बीच में एक कांस्टेंट रेट से हीट को आना चाहिए। तो यहाँ पे आउटर टेम्परेचर T है, इनर 0, तो टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा T
-0 अपन इनर और आउटर सरफेस के बीच में एक थर्मल रेजिस्टेंस भी हुई है, मटेरियल का थर्मल रेजिस्टेंस RTH। तो इससे हमें पता चल गया H अगर हमें मिल जाए, H मिलेगा, T टेम्परेचर डिफरेंस, आउटर टेम्परेचर बराबर ही हो जाएगा RTH, यानी इनर आउटर के बीच का अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस मिल जाए तो हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे पुट कर देंगे, Q हमारे पास है, यहाँ से H मिल जाएगा। अब हमारा मेन टास्क होता है RTH निकालना, थर्मल रेजिस्टेंस निकालना। RTH कैसे निकालेंगे? अब गौर देखें, अगर आपके पास कोई एक रॉड होती यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की, ए लेंथ L होता, कंडक्टिविटी K होती, इसका RTH आप लिखते थे रो L अपॉन ए, रो सॉरी ये तो करंट वाला हो गया, L अपॉन के, L अपॉन के। ठीक है, अगर इसमें हीट का फ्लो इस टाइप से होता किसी एक डायरेक्शन से, और L होता है जिस डायरेक्शन में हीट का फ्लो रहा उसके अलोंग जो ट्रेवल लेंथ है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ये पेंट्रेट करके जाएगी। ठीक है, ये होता है। लेकिन यहाँ पर अगर देखें हीट रेडियली इन एंड आउट आ रही है, तो रेडियली इन एंड आउट आने से इसको लगातार डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया पेंट्रेट करना होगा। सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया अगर मैं 0.1 यहाँ लिखूँ, 0.1 पे सबसे कम क्रॉस सेक्शन एरिया पेंट्रेट करना है, और आउटर सरफेस पास सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सबसे ज़्यादा पेंट्रेट करना है। तो एरिया वेरिएबल है, तो जब एक टर्म वेरिएबल हुआ तो RTH तो डायरेक्टली लिखा नहीं जा सकता। तो अब मेरा मेन टास्क है RTH निकला है, तो जब RTH निकल आएगा तो H निकल आया, H निकाला तो ये स्टार वाले फॉर्मूले रख देंगे तो टाइम मिल जाएगा। सारे पैरामीटर हमने लिख रखे हैं। ठीक है, देखिए हमने Q भी लिख रखा है, यहाँ पे कितना Q चाहिए। अब मेन बात करते हैं RTH, तो ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा वो देखते हैं अगले पेज में। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं। अगर मैं एक दूसरा डायग्राम बना ही लेता हूँ, तो चलिए देखते हैं, एक दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गया। ये आपकी इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। ये आपके पास मटेरियल है, मुझे इनर आउटर के बीच में थर्मल रेजिस्टेंस चाहिए, तो मैं इनर पॉइंट ये है और आउटर पॉइंट ये है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर किसी x डिस्टेंस पे, यहाँ से x डिस्टेंस पे सेंटर पॉइंट O से x डिस्टेंस पे एक dx विथ ले लेता हूँ। x डिस्टेंस पे x हो गया, x पे एक dx ले लेता हूँ, ये इस टाइप से, ये x पे ये dx ले लिया हमने, ये x डिस्टेंस x पे एक dx ले लिया, इसका क्रॉस सेक्शन इनर। अब सोचो इस x पे जो dx हमने लिया है, यहाँ पे हीट कैसे आ रही होगी, इसका एक ये सेक्शन होगा, अरे भाई ये सेक्शन होगा, इनर स्पेयर ही हट गया, मुझे फिर से बनाना होगा। x पे dx, ये देखिए ये था x, ये था हमारे पास x, टोटल x था, और ये dx था। तो मैं यहाँ पे दो क्रॉस सेक्शन लेता हूँ, x पे dx, तो यहाँ पे दो पॉइंट देखेंगे आपको, ये दो दिखेंगे, डिफरेंट कलर से लेता हूँ, एक ये पॉइंट मिलेगा और एक ये पॉइंट मिलेगा। इस पे हीट ऐसे आ रही होगी, अब ये हट गया, तो दो पॉइंट होंगे, x पे dx, ये m पॉइंट है, ये n पॉइंट है, कुछ ऐसा मान लीजिए। ठीक है, हीट ऐसे आ रही है आउटर इधर, तो इसने छोटे पार्ट के स्मॉल रेजिस्टेंस dr लिखे, dr होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला L अपॉन के से, तो डी एल जितना लेंथ चलेगी, दिस इज अ dx, ये dx है, तो dx अपॉन के, और यहाँ पे x रेडियस है तो सरफेस एरिया पेंट्रेट करेगा, स्फेरिकल सरफेस एरिया 4 पाई x स्क्वायर पेंट्रेट होगा।
ये, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, टोटल रेजिस्टेंस निकालें। कहाँ से कहाँ तक? एक्स की वैल्यू यहाँ पे शुरू होगी, तो एक्स की वैल्यू R1 होगी। इनर पॉइंट के लिए अगर देखें, इस पे ए मान लें, इसको बी मान लें, तो इनर के लिए ये अगर आप देखें तो ये एक्स R1 के बराबर होगी और ये एक्स R2 के बराबर होगा। तो R1 से R2 डी आर का इंटीग्रेशन टोटल RTH आ जाएगा, R1 से R2। तो आप देखेंगे 1/k इंटू 4 पाई इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स, क्योंकि एक्स की पावर -2 पर एक्स स्क्वायर ऊपर जाए -2 हो जाएगा, R1 से R2। ये हो जाएगा 1/k 4 पाई, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर -2 का -1/x और लिमिट R1 से R2। तो ये हो जाएगा 1/k इंटू 4 पाई, माइनस बाहर ले लिया, 1/R2 -1/R1। अब इसको अंदर ले जाएं तो 1/4 पाई नीचे R1 R2 हो जाएगा। तो R1 माइनस R2 आएगा ही था, फिर माइनस अंदर ले लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा R2 माइनस R1। ये RTH हो चुका है। थर्मल रेजिस्टेंस ये हमारे पास आ गया। जब हमारे पास ये थर्मल रेजिस्टेंस मिल गया तो गौर से देखें तो हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट H कितना आ जाएगा, T/RTH। तो हमारे पास H जो आएगा T/RTH हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ से हम देख लें, H होगा हमारे पास T/RTH। तो H हमारे पास आ जाएगा T/RTH, R2 माइनस R1 अपॉन 4 पाई R1 R2, 4 पाई R1 R2, ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये H आ गया। अब कितना टाइम लगेगा इसको मेल्ट होने में? टाइम आपने देखा था Q/H। Q हमारे पास क्या था, ऊपर लिखा हुआ है 4/3 पाई R1³ इंटू रो इंटू L। 4/3 पाई R1³ इंटू रो ऑफ आइस इंटू L अपॉन H क्या होगा? H होगा T इंटू 4 पाई R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1। तो एक चाहे तो आप R1 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल कर सकते हैं। तो आपको जो टाइम मिल जाएगा वो ऊपर आएगा, देखिए R1² रो ऑफ आइस लेटेंट हीट इंटू R2 माइनस R1 अपॉन T/R2। ये टाइम मिल गया और ये आपका फाइनल आंसर भी हो जाता है। सो कीप ऑन वॉचिंग एंड स्टे ट्यून। डेली मैं अच्छे कुछ प्रॉब्लम डालूंगा जो आपके जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंस रखते हैं, और ये हमारा एक फाइनल आंसर आपको मिल चुका है और बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। ये प्रॉब्लम आपका हो सकता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आ जाए, करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस निकालना है तो मेन पार्ट था रेजिस्टेंस निकालना, जो कि ये पार्ट मैंने कैलकुलेट किया है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड हार्ड वर्किंग। ओके।